ठीक है, तो आज की क्लास मराठा स्टेट से स्टार्ट होगी और उनको समझने के लिए आपने 3 पार्ट किए हैं, 1658 से 1707, 1707 से 61 और 61 से लेकर अंत तक। इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले आप शिवाजी को स्टडी करेंगे और शिवाजी की स्टडी उनके जन्म से स्टार्ट होती है, जो पर्सनल क्वेश्चंस बनेंगे उनके, और मैक्सिमम आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो अब केवल एक रिवीजन ही हमें करना है इसका। जैसे इनका जो बर्थ है वो आप देखें, शिवनेर के किले में हुआ है। शिवनेर कहाँ पड़ता है? पूना के पास पड़ता है। पिताजी शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई, जन्म आपको पता है। सर्वाधिक प्रभाव अपनी माँ का है, चूंकि माँ के पास ज़्यादातर रहे हैं, पिता दूसरी माता के पास रहते थे। उनके 2 गुरु हैं, एक पॉलिटिकल गुरु दादा कौंडदेव हैं और स्पिरिचुअल गुरु रामदास है। ठीक है, रामदास का नाम महाराष्ट्र में जो संत आंदोलन था या भक्ति मूवमेंट है उसमें एक बड़ा नाम माना जाता है। और रामदास से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था? हिंदू पद पातशाही का गोल स्वीकार किया था। तो शिवाजी का उद्देश्य क्या है? हिंदू पद पातशाही। इसका अर्थ था हिंदू राज्य की स्थापना, और हिंदू शब्द का अर्थ यहाँ केवल हिंदू नहीं है, हिंदू राज्य का अर्थ यहाँ पर मराठा राज्य है। ठीक है, ये मराठा स्टेट है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि केवल हिंदू होते तो इसमें शिवाजी की सेना में मुस्लिम्स नहीं थे, पदों पर भी थे, तो इससे सिद्ध होता है कि वो केवल हिंदू राज्य नहीं बल्कि एक सशक्त मराठा राज्य है। इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदुत्व के धर्म को अपलिफ्ट करने वाले की टाइटल भी ली है। तो हिंदी और इंग्लिश में इसको कॉमनली लिखना होगा, हिंदुत्व धर्मोद्धारक। और उसमें ब्राह्मण तथा गायों की सुरक्षा, तो गौ रक्षा का भी व्रत शिवाजी ने लिया है। शिवाजी की पहली विजय आप देखेंगे तो सिंहगढ़ का किला है, उसके पास तोरण की विजय है उनकी। ठीक है, 2 विजय हैं। महत्वपूर्ण विजय जावली की है और उसके बाद रायगढ़ के। तो शिवाजी की आरंभिक सफलताएं आपके सामने हैं, जो कि आप मैक्सिमम पहले भी लिख चुके हो, तो उसमें कुछ भी आपको अलग से कोई पॉइंट नहीं दिखेगा, है ना? ठीक है, शिवाजी का पहली बार मुगलों से सामना 1657 में हुआ है, और ये कौन से मुगल हैं? जब औरंगजेब का समय आ चुका है। ठीक है, ठीक है। शिवाजी का सबसे पहली विजय किससे हुई? अफजल खां से। वो कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, वो जगह का नाम प्रतापगढ़ है, ये मैंने आपको प्री में नहीं लिखाया था, आप ये लिख सकते हैं प्रतापगढ़ के दक्षिण में। जगह का नाम है पार, ये जगह का नाम है वहाँ का। और वो कहानी मैंने आपको बताई थी कि बगन खां और कटार के माध्यम से यहाँ शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी है। तो शिवाजी के हथियार हम डिस्कस कर चुके हैं। शिवाजी के पास बाघ के नाखून जैसा हथियार है, जिसको क्या कहा गया? बग नख। बग माने बाघ, नख माने नाखून, यानी नेल्स ऑफ टाइगर जैसा शेप वाला एक हथियार था। और दूसरी थी कटार, है ना? इन 2 की सहायता से शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी, जबकि वो शिवाजी को गला घोंट कर मारना चाहता है। उससे पहले शिवाजी ने उसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, फिर शिवाजी का सामना किससे हुआ? औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां से। ये औरंगजेब के मामा हैं और शिवाजी को हराने के लिए भेजा है।
ठीक है। शाइस्ता खां पर शिवाजी ने आक्रमण कब किया? पूना में किया। और परिणाम क्या हुआ? शाइस्ता खां को पूना छोड़ना पड़ा। फिर शिवाजी को हराने के लिए जयसिंह को भेजा, और जयसिंह ने शिवाजी को हराकर क्या किया है? पुरंदर की संधि की है। पुरंदर की संधि की शर्तें आपकी मेंस की पर्पज से हैं, तो पहला क्वेश्चन मेंस में यही बनेगा। पुरंदर की संधि एक शॉर्ट नोट कल का आप लिख के दिखाएंगे इसे। ठीक है, तो 3 शर्तें हैं। शिवाजी को 23 किले देने पड़े। इन किलों से शिवाजी को जो इनकम होती थी वो 4 लाख हूण होती थी। तो हूण मतलब शिवाजी की मुद्रा आय हो गई है ना। इस डील के बाद केवल 12 किले शिवाजी के पास थे। संभाजी को मनसब मिला 5,000 का और जागीर मिली। और जब भी मुगल अगर बीजापुर को हराने की कोशिश करेंगे तो शिवाजी को उनका साथ देना होगा, मिलिट्री हेल्प देनी होगी। ये 3 शर्तें आपको हमने नहीं पढ़ाई थी, एक पढ़ी थी आपने बीच वाली, बाकी नहीं पढ़ी है, तो अब आप उनको नोट कर लें। ये पुरंदर की संधि का समय भी मैंने आपको लिखाया था 1665, है ना। तो शिवाजी के जीवन की पहली शर्मनाक स्थिति यहाँ पैदा हुई। ठीक है। जीवास जयसिंह का पुत्र राम सिंह है। राम सिंह के आश्वासन देने पर शिवाजी कहाँ भागे जाएंगे? आगरा। कहाँ रखा गया उनको कैद करके? जयपुर पैलेस में रखा गया। क्योंकि जयसिंह भी जय राजस्थान का है, लेकिन शिवाजी वहाँ से भाग निकलते हैं। आप जानते हैं वो कहानी, मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है। ठीक है। बाद में औरंगजेब और शिवाजी के बीच समझौता हुआ, जिसमें शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई और संभाजी को बरार में, बरार मतलब नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ एमपी का हिस्सा, वहाँ पर एक जागीर उनको दे दी जाती है। शिवाजी वापस लौटे तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 1674 में हुआ, गंगा भट्ट ने कराया। और शिवाजी ने टाइटल कौन सा लिया? छत्रपति का। राजधानी बनाई रायगढ़। तो उनकी जो राजधानी वो क्या है यहाँ पर? रायगढ़ दिखाई देती है। इसी बीच में उनकी मदर की डेथ होती है, तो वो फिर से अपना अभिषेक कराते हैं, आपको पता है। और अब की बार अभिषेक एक तांत्रिक ने कराया था, जिसका नाम हमने आपको बताया था निश्चलपुरी गोसाई। यहाँ शिवाजी का तुलादान भी हुआ था। इस तुलादान में पुर्तगाली कुछ लोग शामिल होने आए थे सूरत से। ठीक, ये सारी कहानी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। ठीक है। एक नया पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो आज करेंगे। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक में जिंजी जगह थी, जो शिवाजी की दूसरी राजधानी बनेगी। ये शिवाजी की लाइफ का अंतिम अभियान है। और बीजापुर उसमें किसके कब्जे में है? आदिल शाह के कब्जे में है। ठीक है। इसमें उनका सहयोग किसने किया? मंदन्ना और अकन्ना ने। तो ये क्वेश्चन हमने प्री में नहीं पढ़ा है, अब यहाँ पढ़ सकते हैं। और अंततः 12 अप्रैल 80 में शिवाजी की डेथ होती है बुखार की वजह से, फीवर आया था उनको। ठीक है। ये पहला दौर है शिवाजी के, मुगलों के, मराठाओं के। ठीक है। लेकिन इस दौर को हमें 1760 तक ले जाना है। हमने देखा था 1707 पहला फेज होगा। तो शिवाजी की 6 शादियां हुई थी, आप जानते हैं। तो 2 पत्नियों के बच्चों और पत्नियों में झगड़ा सत्ता के लिए शुरू होगा, और इसी वजह से क्या होगा? फूट पड़ेगी। फूट आप देखेंगे संभाजी और राजा राम के बीच में फूट पड़ी है ना। जैसे ही शिवाजी की डेथ हुई, तुरंत गद्दी किसको मिली थी? राजा राम को। लेकिन कुछ समय बाद, है ना, 2 महीने बाद ही संभाजी को पावर फिर से हाथ में आ जाती है। ये कहानी भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी की मृत्यु हुई तो संभाजी कहाँ था? संभाजी पन्हाला में था।
अब प्री का क्वेश्चन बन सकता है, आपने मूवी देखी होगी अभी तानाजी, है ना? तो क्वेश्चन बनता है तानाजी वाला जो इशू था वो किस केस में, किस युद्ध में शिवाजी के सामने आया था? अगर आपने मूवी देखी हो तो आप बता सकते हैं। अभी केबीसी में क्वेश्चन भी पूछा गया उससे कि तानाजी वाला जो कहानी स्टोरी है वो किस लड़ाई में सामने आई थी। तो जवाब हो तो बताइएगा आप, हैं? चलिए, संभाजी की हत्या किसने की बाद में? औरंगजेब ने। और मैंने आपको बताया था संभाजी और उसका दोस्त था जो नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण था, उनकी दोनों की खाल में भूसा भरवा दिया था और लटका दिया गया था। ठीक है, संभाजी के बाद पावर किसके हाथ में आई? शाहू जी और उसकी पत्नी येसुबाई के हाथ में। ठीक है, नॉर्थ में इधर दूसरी राजधानी क्या बनेगी? रायगढ़। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को फिर से पावर मिलेगी और रायगढ़ में अभिषेक कराएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अच्छा है। राजधानी क्या रही? जिंजी, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था। जिंजी की बाद राजधानी कौन सी बनी? सतारा। तो यहाँ प्री का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्लेसेस हैं जो शिवाजी की या मराठों की राजधानी रहे हैं? तो पूना हो गया, रायगढ़ हो गया, जिंजी हो गया और सतारा हो गया। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर कहीं कुछ छूट है तो बता देना, वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में आएगा शिवाजी सेकंड, जो राजा राम का पुत्र है, लेकिन वो छोटा है इसलिए उसकी माँ यानी राजा राम की पत्नी ताराबाई क्या करेगी? शासन संभालेगी, क्योंकि वो केवल 4 साल का है। ठीक है, तो पहली पॉपुलर महिला जो शासन संभालती है मराठों में वो ताराबाई है। ठीक है, उधर शाहू जी की कहानी देख लेते हैं। शाहू जी औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो चुका था? मुक्त हो चुका था। तो यहीं से दूसरा दौर शुरू होता है। ठीक है, शाहू और ताराबाई के बीच में युद्ध पूछा जा चुका है। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध शाहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ। शाहू की मदद किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। इसलिए हम यहाँ से दूसरा फेज ले रहे हैं। ये मदद बहुत कुछ तय करेगी आगे चलकर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आते आते मराठा एम्पायर दो पार्ट में बढ़ गया। एक सतारा के पास आ गया, ठीक है, शाहू जी वाला, और एक आ गया कोल्हापुर। तो एक राजधानी और बनेगी अब, कोल्हापुर। ठीक है, 5 राजधानी आपके सामने हैं। ठीक है, चूंकि हमें 1707 शुरू करना है इसलिए कहानी को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वो कहानी किससे शुरू होगी? बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ को कौन सा पद मिला था? सेना कर दे, सेना का व्यवस्थापक। और यही कारण है कि यहाँ से शिवा मराठों का दूसरा दौर शुरू होता है। सॉरी, कहानी क्लियर है? ये दूसरे फेज की कहानी अब आपकी कंप्लीट है। और यही सेना करते नामक व्यक्ति यानी बालाजी विश्वनाथ 1713 में क्या बना? पेशवा, जो सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। किसका? मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद तो क्या बोलते थे? अष्ट प्रधान बोला जाता है। ठीक है, बाकी प्री के पॉइंट्स आपके सामने रहेंगे वहां पर। जैसे ही पेशवा बना, सारी पावर किसके हाथ में आ गई? बालाजी और उसके उत्तराधिकारी के हाथ में। और छत्रपति का क्या हुआ? वो केवल नाम मात्र का राजा बन के रह गया, नॉमिनल किंग बन के रह गया।
ठीक है, यहाँ से पेशवाओं का इतिहास शुरू होता है, इसलिए सेकंड फेज को पेशवाई कहा जाता है। तो मराठाओं की सेकंड फेज को हमने क्या लिखा, क्या लिखेंगे, पेशवाई। पेशवा काल को पेशवाई कहते हैं। कारण क्या था, पेशवाओं का उदय क्यों हुआ, क्योंकि साहू और ताराबाई के जो डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट में जो सरदार हैं वो एडवांटेज लेंगे। हमेशा होता है कि अगर राज परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं तो फायदा तीसरे को जरूर मिलता है। तो पेशवाओं के पतन का उत्थान का कारण समझ में आ गया क्या है, दो केंद्र बन गए सत्ता के, और उसमें पेशवा को अपनी ताकत और प्रभाव दिखाने का मौका मिला। प्लस जो पेशवा है उसने शाहू को उसकी मदर से मिलवाया था, तो इसका एहसान वो जिंदगी भर मानता था। तो वो व्यक्तिगत प्रभाव है, लेकिन जो समय था वो ये था कि शाहू और ताराबाई के बीच में डिस्प्यूट्स है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को सेकंड फाउंडर कहा जाता है मराठा एम्पायर का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, एक संधि करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संधि किसके बीच में थी, मुगल और मराठों के मध्य, इसलिए वो मराठा एम्पायर का दूसरा संस्थापक है। ठीक है, ये संधि के साइन किसके साथ हो रहे हैं, रफीउद्दर्जात। ये वही रफीउद्दर्जात है जिनको आपको याद होगा सैयद बंधु जिसे राजा बना रहे हैं। यानी इस संधि के माध्यम से आप जानते हैं क्या हुआ था, मुगलों ने दक्षिण के 6 राज्य मराठों को दे दिए थे। ये चीजें मैंने आपको वहां लिखाई है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद बाजीराव फर्स्ट का काम है, जो उसका बेटा है। और यहाँ कहा जाता है कि पद कैसा हो गया था, हेरिडिट्रिकल, वंशानुगत। क्वेश्चन बनेगा, बन चुका है। पेशवा पद कहाँ से वंशानुगत हुआ, तो बाजीराव फर्स्ट से हुआ। ठीक है, ये दूसरा मराठा व्यक्ति है जिसने हिंदू पद पातशाही को फिर से स्टैब्लिश किया। शिवाजी के बाद हिंदू पद पातशाही कौन लेकर आया, बाजीराव फर्स्ट लेकर आया। एम्बिशियस पेशवा भी है, क्योंकि चाहता है कि मराठाओं की जो फ्लैग है वो कृष्णा मतलब साउथ से लेकर अटक माने कश्मीर तक जाए। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है किसका है, कि मराठों का फ्लैग कहाँ से कहाँ तक रहे, कृष्णा से लेकर कश्मीर तक। अटक समझ गए होंगे आप, कश्मीर का इलाका जो है, इसके लिए जानी जाती है। और माना जाता है कि मराठा शक्ति अपने पीक पर थी इसके समय। क्योंकि क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मराठे कब नॉर्थ की ओर बढ़े, तो मराठे नॉर्थ की ओर बढ़ने का टाइम जो था वो बालाजी फर्स्ट का टाइम का है। ठीक है, बढ़ने का मतलब ये था कि इलाकों पर कब्जा करना शुरू करेंगे अभी लोग। बालाजी विश्वनाथ तक कब्जा नहीं था, केवल मुगलों से संधि कर की हुई है उन्होंने। ठीक है, इसी का संबंध आगे देखेंगे। 1740 में बालाजी बाजीराव सामने आया, जिसको नाना साहेब के नाम से जानते हैं। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बनता है, नाना साहेब है ये, लेकिन उतना योग्य नहीं जितना कि उसका पिता है। ठीक है, एक संधि पूछी जाती, संगोला की संधि। संगोला की संधि राजाराम और पेशवा के बीच में हुई। ठीक है, जिसमें रघुजी भोंसले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, किस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रहेगा। क्लियर है, तो इस संधि के द्वारा ही मराठा एम्परर केवल राजा रह जाता है, नाम नॉमिनल। और फॉर्मली पेशवा को ही क्या घोषित कर दिया गया, कि अब वही मराठा एम्पायर का वास्तविक शासक होगा। ठीक है, जो कि अब पूना में रहना था।
ठीक है। बालाजी बाजीराव किसकी सहायता से शासन करता है? अपने भाई सदाशिवराव भाऊ की मदद से। सदाशिवराव भाऊ की मदद से शासन करता है, सारे काम उसी से पूछ के होते हैं। और आप जानते हैं कि इस दौर में क्या हुआ है फिर? नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, डिस्टर्बिंग थी। उस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, जो आज हमारे मेंस का पहला प्रश्न था कि पानीपत के युद्ध के कारण और परिणामों की चर्चा करें। तो डेट आपके सामने है, ठीक है। कारण पहला, नादिर शाह भारत को पैसा चाहता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। और मराठे क्या चाहते हैं? दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। यद्यपि प्रभाव स्थापित हो चुका था, उसी प्रभाव को अब्दाली हिला गया था, तो वो नहीं चाहते कि हमारा प्रभाव कम हो, उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो सदाशिवराव भाऊ जा रहा है और बेटा विश्वास राव। अब यहाँ अच्छी चीज़ है कि नेतृत्व कौन कर रहा है, याद रखना, विश्वास राव, लेकिन वो अंडर एज है, इसलिए पावर किसके हाथ में है? भाऊ के हाथ में है, ठीक है। तोपखाना कौन चलाएगा? उस समय का सबसे बड़ा तोपची इब्राहिम खान गारदी, ठीक है। चलिए परिणाम देखेंगे। मल्हार राव होलकर ने धोखा दिया और वो काम खराब कर दिया उसने। तो इतने सारे लोग 28,000 सैनिकों के साथ मारे जाते हैं। इस सूचना कोड लैंग्वेज में दी गई थी पेशवा को, और पेशवा पूना में था। मैंने आपको लिखा है 2 मोती चले गए, 22 सोने की मोहरें यानी सरदार चले गए, चांदी और तांबा तो मतलब सैनिक और सोल्जर्स हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा प्रश्न है कारण और परिणाम, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो ये प्री की जानकारी पर्याप्त है यहाँ तक। बाकी आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे अपडेट कर लेंगे। चलिए कारण लिखें, जैसे पहला लिखाया, पहला अब्दाली लूटना चाहता है, या ऐसा लिखेंगे अब्दाली को पंजाब में रुचि है, और मराठों को पॉलिटिकल एम्बिशंस, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अब यहाँ क्वेश्चन प्री का है कि अब्दाली तो चला गया था लौटकर, अब्दाली अपनी जगह किसे अपॉइंट कर गया था, है ना? तो ये आप क्वेश्चन मुझे देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा कारण भी लिखें जो स्लाइड में नहीं है, वो भी लिख रहे हैं आप। लेटर मुगल्स का कमजोर होना, उत्तर मुगल शासकों का कमजोर होना, क्योंकि उनके कमजोर होने से नॉर्थ में एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था, राजनीतिक शून्य। तो उस शून्य को मराठा भरना चाहते हैं, ठीक। चलिए ये कारण है। फिर मराठों की पराजय के कारण, युद्ध के कारण लिखिए, पराजय के कारण लिखेंगे। परिणाम क्या था? मराठे हारे, ठीक है, लेकिन क्यों हारे आपको उसकी जानकारी देनी है। नंबर 1, अब्दाली की सेना मराठों की सेना से बड़ी थी और अनुभवी थी, एक्सपीरियंस्ड और लार्ज है। दूसरा, अब्दाली भाव की तुलना में योग्य है, एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। क्योंकि माना जाता है कि विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ दोनों में डिसीजन क्लैशेस होते थे और सेना
ये समझ ही नहीं पाते थे कि किसका आदेश मानना है, जबकि अब्दाली सेंट्रल पोजीशन पर है, उसकी सेना का मैसेज साफ साफ स्पष्ट था उनको, सैनिकों के लिए। अच्छा, दूसरा अगला कारण लिखेंगे हार का, मराठा को लोकल पावर से सपोर्ट नहीं मिला, क्षेत्रीय शक्तियों से, रीजनल पावर से सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि जाटों ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया, कई राजपूत राजाओं ने समर्थन देने से मना कर दिया, जिसका कारण प्री में पूछा जाएगा। क्या था कि मराठे जबरदस्ती इन राज्यों से चौथ वसूलते थे, जबकि मराठों को ऐसा अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तीसरा, मराठे छापामार युद्ध के लिए एक्सपर्ट थे, है ना, और ये युद्ध कहाँ हो रहा था? खुले मैदान में, और अब्दाली बड़े युद्धों को लड़ चुका था, तो इसलिए जो मैदान की लोकेशन भी है, कंडीशन है, वो भी अब्दाली के सपोर्ट में रही। ठीक है। आप अगर मूवी में देखेंगे तो मूवी में दिखाया गया है कि युद्ध के समय मराठों के साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे सेना का भोजन खत्म हो गया था। आप अगर मूवी में देखेंगे तो सेना कमजोर थी, कई दिनों से खाना भी नहीं खा पाई थी। ठीक है। इसके पीछे माना जाता है कि उन्होंने युद्ध करने में देरी की। अब्दाली यही चाह रहा था कि मराठे तो दूसरे चलकर आए हैं, इनको सहायता मिल नहीं रही है, तो जितना लेट होगा युद्ध उतना ही अब्दाली के लिए फायदेमंद होगा। तो युद्ध में जो डिले था वो डिले भी एक कारण माना जाता है। अगला कारण लिखेंगे कि अब्दाली ने मराठों की रसद, जो भी इन्वेंट्री थी, उसको रोक दिया था। ठीक है, खाली पेट सैनिक लड़े थे मराठा एम्पायर में। ये मराठों की हार के कारण हैं। अब टोटली परिणाम क्या थे? मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध के पराजय के परिणाम क्या होंगे वो भी आप देखेंगे। चलिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से मराठों का पतन शुरू हो जाएगा। इमीडिएट पतन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मराठे डिक्लाइन होना शुरू होंगे। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधिया जैसे सरदारों ने फिर से दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इसका अर्थ है कि मराठे कमजोर नहीं थे। आपको दोनों चीजें लिखनी है, कुछ मानते हैं कमजोर हुए हैं, कुछ मानते हैं कमजोर नहीं थे। जो कमजोर नहीं मानते हैं वो एग्जाम्पल किसका देते हैं? सिंधिया का। सिंधिया के द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा करना उनकी ताकत का प्रतीक है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों को जिस तरह से मराठाओं ने चुनौती दी, वो चुनौती बताती है कि अंग्रेज मराठा कमजोर नहीं थे। आप तीनों चीजें एक साथ लिखेंगे। चलिए, अगला परिणाम है, बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं के खत्म होने से कोई सर्व स्वीकृत नेतृत्व पैदा नहीं हो पाया मराठों में, और जब सर्व स्वीकृत नेतृत्व तैयार नहीं हुआ तो उससे मराठों को फिर से एकजुट रखने में समस्या पैदा हुई। मराठों को फिर से एकजुट रखने में समस्या पैदा हुई। ये अगला परिणाम है। तीसरा, अगला, इसने मुगलों की कमजोरी को उजागर कर दिया। क्या? कि अब भारत में मुगल ताकतवर नहीं रही।
और तीसरा अगला परिणाम लिखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर इनडायरेक्टली अंग्रेजों के लिए मैदान खाली हो गया। दो शक्तियों के लड़ने से तीसरे को फायदा हुआ। क्योंकि अंग्रेजों के विस्तार को रोक सकता था तो मराठी रोक सकते थे, लेकिन मराठे यहाँ निरंतर कमजोर होते जाएंगे और ब्रिटिश ताकतवर। आप लिख सकते हैं, कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह तय कर दिया, ये तय तो नहीं किया कि कौन शासक बनेगा, लेकिन ये तय जरूर कर दिया कि अब कम से कम मराठे भारत के शासक नहीं होंगे। तो जब मराठे भारत के शासक नहीं होंगे, मुगल नहीं होंगे, तो बचेगा कौन? ब्रिटिश। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जवाब आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, अगला परिणाम था, इससे सिखों के उदय में सहायता मिलेगी। इस युद्ध से पश्चिम भारत में सिख एक नई ताकत बन के निकलेंगे, क्योंकि पश्चिम भारत क्या होगा, अंग्रेजों की पहुंच से दूर है, मराठों की पहुंच से दूर हो गया, तो वहां अब रणजीत सिंह जैसे लोग अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस युद्ध के दो बड़े परिणाम आपके सामने हैं। पहला, अंग्रेजों के लिए मैदान साफ होना, और दूसरा, सिखों का उदय होना। मराठे उतने कमजोर नहीं हुए जितने कि समझे जाते हैं। तो आज के दो प्रश्न आपके लिए तैयार हैं, कारण परिणाम पानीपत युद्ध, और किस प्रकार मराठों की हार ने पानीपत में अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। ठीक है, चलो, तो आज हम मराठों के दो फेज तैयार कर चुके हैं। कल हम तीसरा फेज तैयार करेंगे मॉर्निंग में। कल तो खैर ऐसे की क्लास है, तो अगर सब लोग तैयार होंगे तो कल इसी समय क्लास और कर लेंगे। सुबह निबंध की क्लास तो 8 बजे होगी ही, जीएस की क्लास उसके बाद हो जाएगी, अगर सब लोग चाहेंगे तो। ठीक है, चलो, तो कल मराठों का तीसरा फेज तैयार करेंगे हम। ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लो। सर हाँ। सर जैसे बोला जाता है कि जो अब्दाली था वो तो लूट के पर्पज से भारत में आता था, और जो पाकिस्तान थे वो तो नीचे साउथ में रहते थे, तो लेकिन फिर उनका क्या कारण हुआ कि वो अब्दाली से लड़ने के लिए पानीपत में गए? बताया ना मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मुगल उनके सत्ता में पकड़ में था, अगर वो मुगल जी। सत्ता खत्म हो जाती तो मराठों की उत्तर में क्या होता, मराठों का प्रभाव समाप्त हो जाता। वहाँ तो पता नहीं। जी। भाई तो चौथ जो उन्हें मिल रही थी उत्तर भारत के राज्यों से बंद हो जाती, क्योंकि वो फिर वो अब्दाली या अब्दाली के जो उत्तराधिकारी हैं उनको मिलती, है ना। तो पानीपत को हारने का पर मतलब था सर कि मुगलों को कमजोर हो जाना। मुगलों को कमजोर होने का मतलब था कि मराठों का काम समाप्त हो जाना। पर सर जैसे कहते हैं कि सदाशिव राव इसको युद्ध को मतलब रोक सकते थे, जिससे इतनी मृत्यु भी नहीं होती और इतना मतलब ज्यादा लॉस भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल रोक सकता था। रोकना मतलब जीत सकता था वो, जीत सकता था। दूसरा था कि अब्दाली चूंकि वापस चला गया था, तो मराठों ने इसे जी। प्रतिष्ठा का प्रश्न अनावश्यक रूप से बनाया। अगर वो कुछ समय और रुक जाता, भाऊ अगर रुक जाता, तो निश्चित रूप से उतना बुरा परिणाम नहीं होता, अब्दाली को लौटने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि हाँ हम जी। देखते हैं कि अब्दाली उसके तुरंत बाद अपने साम्राज्य को बचाने में लग गया था, उधर जाकर अपने यहाँ। हाँ जी। वो गए इसलिए था क्योंकि उससे साम्राज्य पर कब्जा हो रहा था वहाँ, तो भागा वो यहाँ से बचने के लिए, यहाँ से वहाँ बचाने के लिए। तो मराठा का थोड़ी और वेट करते तो निश्चित रूप से फायदा मिलता उन्हें। सर जैसे मूवी में भी दिखाया गया कि उनको बुलाया भी जाता था हम्म, लड़ने के लिए। किसको? सर अब्दाली को। हाँ, वो तो कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट